देख लेंगे वो। तो चलो आज हम लोगों का मेन क्या है, पहले तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये तो मुझे समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट में 3 पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन, इंस्टेंसिएशन, इंस्टेंस क्रिएट करना। थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन जो भी अब हो। 3 चीज़ है। बोला ये मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर किसी क्लास में, अगर किसी क्लास का नाम मान लीजिए ए, जिसके अंदर अगर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, इसके अंदर मैं अगर ए का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ तो ये हुआ डिक्लेरेशन, ये हुआ इंस्टेंसिएशन, ओके। और ob1 डॉट वेरिएबल का नाम ये हुआ इनिशियलाइजेशन। तो 3 पार्ट है, तीनों का तीनों चीज़ मुझे जानना जरूरी है। बोला इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, परछाई। क्या ये अभी परछाई है? तो बोला नहीं, अभी तक परछाई नहीं बना। परछाई का मतलब क्या, एक क्लास के अंदर जितना कुछ है सबको एक्सेस करने का दम है ऑब्जेक्ट के पास। तो अभी तक ऑब्जेक्ट सिर्फ डिक्लेयर हुआ उसमें। अब बोला कि क्या सर हम लोग दोनों एक साथ कर सकते हैं? तो बोला हाँ वो भी कर सकते हो, मतलब डिक्लेरेशन भी एक साथ, इंस्टेंशिएशन भी एक साथ। बेटर यही तरीका है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, डिफाइन करना, ठीक है। डिक्लेरेशन और इंस्टेंशिएशन को मिलके ऑब्जेक्ट डिफाइन करना। तो ये तो था लास्ट क्लास का, ठीक है। आज का कुछ चीज़ें हम लोगों को जानना है, वो है सबसे पहले फंक्शन। ध्यान रखिएगा जो लोग खास करके सी मेरे पास नहीं पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट है फंक्शन। तो फंक्शन एक काम करते हैं, फंक्शन की जगह पे हम थोड़ा सा, अभी हम एक्चुअली में फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, बस हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि कैसे समझ में आएगा कि मुझे लूप का क्वेश्चन है, ठीक है। कि अभी तो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो बनाते जाएंगे आगे। कैसे समझ में आएगा कि एरे का क्वेश्चन है, और कैसे समझ में आएगा ये फंक्शन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा सी का लॉजिक ही लेकिन मुझे समझ लेना है। मतलब क्वेश्चन को अगर मुझे लगा पढ़ के, अगर मुझे क्वेश्चन को लगा पढ़ के कि एक ही काम, सेम टाइप ऑफ टास्क बार बार है, सेम टाइप ऑफ टास्क बार बार है, सेम डेटा से है या सीरीज डेटा से है, या इटरेशन ऑफ सीरीज है, इटरेशन ऑफ सीरीज है, या फिर पैटर्न हो, ठीक है, पैटर्न ऑफ सीरीज हो। तो लूप में अगर सेम टाइप ऑफ टास्क बार बार है, चाहे सेम डेटा से हो, चाहे सीरीज डेटा से हो, चाहे इटरेशन ऑफ सीरीज हो, चाहे पैटर्न ऑफ सीरीज हो, लेकिन ध्यान रहे रिपीटेड होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मेरा रिपीटेड होना चाहिए, तभी जाके हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। बोला क्या, जैसे एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सबसे पहला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट H 5 टाइम्स। प्रिंट करना काम है, H मेरा डेटा है, और लगातार 5 बार प्रिंट करने को बोला। तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, मेरा लूप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पकड़िए, आगे बढ़ते जाइए। दूसरा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट AP सीरीज 1, 3, 5, 7, 9। चाहे AP सीरीज हो, चाहे GP सीरीज हो, 1, 3, 9, 27, 81। तो ये मेरा GP सीरीज हुआ, तो भी ये लूप से ही बनेगा। कौन सा लूप? और लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कुछ भी हो वो बात की बात है, जब लूप पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे, फिलहाल मुझे अभी जानना नहीं है। बोला तीसरा क्वेश्चन, इटरेशन ऑफ सीरीज। बोला इटरेशन क्या होता है जी? बोला इटरेशन समझने के लिए आपको 3 वर्ड, रिपीटेशन, ऐसा लगता है कि सब एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। क्या क्या वर्ड है? एक रिपीटेशन, एक इटरेशन और एक रिकर्शन। ये तीनों चीज़ लगता है कि एक ही चीज़ तो पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। रिकर्शन, रिपीटेशन जहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट डेटा से मतलब रखता है,
और किसी से मतलब नहीं रखता। जैसे एग्जांपल बताइए, रिपीटेशन किसको बोलते हैं? जैसे h प्रिंट करो 5 टाइम्स, ये रिपीटेशन हुआ। 1 प्रिंट करो, 3 प्रिंट करो, 5 प्रिंट करो, 7 प्रिंट करो, 9 प्रिंट करो, ये रिपीटेशन हुआ। लेकिन इटरेशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे पास्ट डेटा प्लस प्रेजेंट डेटा दोनों मैटर करता है, ठीक है। पास्ट डेटा प्लस प्रेजेंट डेटा दोनों का दोनों मेरा इंपॉर्टेंट रखता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इटरेशन। बोला जैसे एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7। तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। मतलब आपको पुराना डेटा से भी मतलब रखना होगा और नया डेटा से भी मतलब रखना होगा। ओके, फिबोनाची सीरीज़ क्या है? फिबोनाची सीरीज इटरेशन का क्वेश्चन होता है कि 2 नंबर आप पहले से ले लीजिए, तीसरा नंबर दोनों को जुड़ के निकलेगा, प्रीवियस दोनों को। ये इटरेशन ऑफ सीरीज़ है, ठीक है। तीसरा जो है कि नहीं भैया, रिकर्सन, ठीक है। रिकर्सन क्या होता है? ऑफ फंक्शन विच कॉलिंग इटसेल्फ, ऑफ फंक्शन विच कॉलिंग इटसेल्फ, ये सब अलग ही चीज़ है। विच, ठीक है, कॉलिंग इटसेल्फ, खुद को खुद ही कॉल करता है, तो हम लोग इसको रिकर्सन बोलते हैं। रिकर्सन से हमको कोई मतलब नहीं है, ना ही रिपीटेशन से मतलब है, हम बस समझना था, ठीक है। अब हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि इटरेशन किसको हम तब बोल रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ये दोनों का दोनों इटरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। पैटर्न ऑफ सीरीज 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये हुआ 1 1 2 1 1 2 3 2 1। मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक आपको मिलेगा ही मिलेगा लूप में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसको पकड़ के समझ में आएगा कि ये लूप का क्वेश्चन है या क्या है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अब दूसरा कि एरे कब दिमाग में आएगा कि ये मेरा क्वेश्चन एरे का क्वेश्चन है, अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको पहले डिलीट मार देते हैं। हाँ जी, तो कैसे समझ में आएगा कि ये मेरा एरे का क्वेश्चन है? ओके, जब भी क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि एक ही काम बार बार है लेकिन रैंडम डेटा से है, रैंडम सीरीज है, रैंडम इटरेशन है, रैंडम पैटर्न है। तो जैसे एग्जांपल दीजिए, बोला लेकिन ध्यान रहे रिपीटेड होना चाहिए। ये हमेशा दिमाग में यही रखना है कि रिपीटेड क्वेश्चन में रिपीटेशन होना चाहिए। बोला जैसे एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल चलिए देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट LDPX T। दीजिए दिमाग अब लगाइए। मतलब नहीं प्रिंट करा पाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर टाइप एरे लेना पड़ेगा, अब लूप लगा कर प्रिंट कराना पड़ेगा। मतलब आपको क्वेश्चन को पहले पहचानना होगा कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। बोला गया कि सेम चीज़, ठीक है। रैंडम सीरीज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, मान लीजिए 10 बच्चे का, हम जानते हैं कि मार्क्स तो 1 से लेकर 100 के बीच में ही होगा, लेकिन कोई 64 पा सकता है, कोई 32, कोई 49, कुछ भी पा सकता है रैंडम। 64, 89, 32, 60, 49, 50, कुछ भी पा सकता है रैंडम डेटा। तो इसके लिए भी इंटीजर टाइप एरे लीजिए और काम कर दीजिए। जब लॉजिक मिलता है तो लूप से बन जाएगा, अगर लॉजिक नहीं मिलता है तो बेस्ट तरीका है एरे, ठीक है। लगा सम ऑफ रैंडम सीरीज, तब भी आप लगा सकते हो एरे का इस्तेमाल, बिल्कुल जैसे अभी पढ़े हो वही, ठीक है, ठीक है। और लगे पैटर्न, लगे कि स्टार हैश
सेमीकोलन 3 3 3 स्टार स्टार हैश हैश जो भी हो स्टार स्टार सेमीकोलन हैश। दिमाग लगा लीजिए, नहीं बनने वाला ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में सूझेगा भी नहीं, कैसे सोचेंगे आप। तो ये सब किसका क्वेश्चन है? एरे का क्वेश्चन। ये सीधा एरे में ले लीजिए डेटा, 12 को डेटा, पहले 4 को प्रिंट कराइए, फिर नीचे उतरिए, फिर 4 को प्रिंट, फिर नीचे उतरिए, 4 को प्रिंट कराइए। तो ये में भी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सोच लीजिए कि आपका क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, खाली आपको क्वेश्चन को पता करना है कि वो किस चीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए तो नेक्स्ट है अभी पढ़ेंगे जब तो और भी मज़ा आएगा। ये तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, ये तो बस इंट्रोडक्शन है। लगे फंक्शन कैसे समझ में आएगा, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि एक ही काम बार बार बोला गया है, क्वेश्चन में आधा दूर सेम डेटा भी हो सकता है और रैंडम डेटा भी, दोनों मिक्स हो सकता है। ये दोनों को अकेले हैंडल कर सकता है। ठीक है, सेम डेटा भी और रैंडम डेटा भी, सीरीज़ का क्वेश्चन भी और रैंडम सीरीज भी, जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है जितना भी रैंडम पोजीशन, ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। रैंडम पोजीशन बोला कि मतलब दिखाते हैं रैंडम पोजीशन का मतलब क्या होता है। लगे कि अगर क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि हाय 5 बार प्रिंट कीजिए, तो यहाँ तक लग रहा है लूप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया हल्का फुल्का, फिर से हाय 70 बार, अब बैंड बजा, कितनी बार लूप लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि नहीं। तो अब आपका क्वेश्चन बनने से रहा, तो ये बेस्ट है, फंक्शन बना लीजिए भैया, फंक्शन बना लीजिए। फंक्शन को अच्छे से समझिए कि अगर फंक्शन में मुझे तो प्रिंट ही करना है, तो अगर मैं पहला वाला को लेके चलता हूँ, फॉर लूप x = 0, x <5, x++, और इसके अंदर system.out.println या प्रिंट, चलिए ना println लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट। ठीक है, हाय, और लूप के बाहर system.out.println एक बार बस लिख दीजिए, ताकि 5 बार प्रिंट करने के बाद एक बार नीचे उतर जाए। ठीक है, दिक्कत क्या है, जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कीजिए, नॉर्मल कीजिए, दिक्कत क्या है 5 ही बार प्रिंट करेगा, उसके बाद तो नीचे वाला मैं कर लूँगा यहाँ पे system.out.println */n ##। ठीक है, फिर से जब कॉल करूँगा फंक्शन को, तो वो तो फिर से 5 ही बार देगा, है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही कि वो आर्गूमेंट पास कराना पड़ेगा कि जब मुझे 5 बार तो 5 बार, जब 70 बार तो 70 बार, तो उसको मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पे, और इस पूरे डेटा को उस वेरिएबल पे डिपेंडेंट करा देना होगा। अब सही है, जब 5 बार तो लूप चलेगा 5 बार, जब 70 बार तो लूप चलेगा 70 बार। ठीक है, तो ये था मेरा, अब धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम बीच बीच वाला जो टास्क है वो बीच बीच में कर भी लीजिए, आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, सेमीकोलन प्रिंटलन, चलो फिर से fun1 17 बार, system.out.println, ठीक है, जो भी है हैश, और फिर से fun1 15। तो मैंने मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो फंक्शन से आपको समझ में आ ही गया कि फंक्शन कैसे समझ में आएगा। लगे बिल्कुल सेम तरीके से, थोड़ा सा बगल बोला, ये तो सेम डेटा हुआ लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स रैंडम था। एकदम सेम क्वेश्चन ही हम जानबूझ के पूछ ले रहे हैं। हाय 5 बार, बीच में जो करना है करिए। हेलो 70 बार, वेल 17 बार, और कम 15 बार अगर करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, वॉइड fun1 2 पैरामीटर पास कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला स्ट्रिंग डेटा टाइप, दूसरा वाला इंट डेटा टाइप। ठीक है, फॉर लूप x = 0, x <n, x++। प्रिंट क्या करना है? system.out.print, प्रिंट करना है t का डेटा और नंबर ऑफ टाइम्स n टाइम्स। ठीक है, तो बस अब
ये पता कर लिया ना, अब आपको दिखेगा कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। प्रिंट क्या करना है, हाय, और कितनी बार प्रिंट करना है, 5 टाइम्स। प्रिंट क्या करना है, हेलो, और कितनी बार, 70 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो आपको समझा दिए, अभी और भी चीज़ें समझाना है, अब मुझे उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो वेल 17 बार और फन 1 कम 15 बार, तो ऐसे करके हम कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये तो हुआ फंक्शन कितने टाइप के हैं। ठीक है, बोला टाइप नहीं, एक्चुअली कैसे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। टाइप तो अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने टाइप के फंक्शन हैं मेरे पास। बोला कि 4 टाइप के हैं। बोला गया नो रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होता है आज थोड़ा सा समझ भी लेंगे। नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर। नो पैरामीटर, जब हम पैरामीटर भी नहीं भेजेंगे, रिटर्न भी नहीं करेंगे। अब रिटर्न क्या होता है समझ में आएगा। नो पैरामीटर, तो कब मुझे समझ में आएगा कि ये अप्लाई करना है, कब मुझे समझ में आएगा नो रिटर्न बट पैरामीटर। थर्ड नंबर, रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर। इससे क्या होगा कि देखिएगा, आप अगर एप्लीकेशन समझते जा रहे हो तो आपको कोडिंग में मज़ा आएगा। ओह अच्छा, मुझे तब समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक ना, तो चारों में से कैसे समझ में आएगा किसका इस्तेमाल कब करेंगे। चलो, अभी तो हम जब नो पैरामीटर और रिटर्न टाइप, तो अभी तो दोनों में से हम दिखाए दोनों एक चीज़। जब भी क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि मुझे एक ही रिज़ल्ट बार बार चाहिए, मतलब सेम रिज़ल्ट अगर बार बार चाहिए, तो हम नो रिटर्न नो पैरामीटर। अगर एक बार 5 फैक्टोरियल, एक बार 7 फैक्टोरियल, कभी 9 फैक्टोरियल, कभी 12 फैक्टोरियल, जो भी, अगर डिफरेंट रिज़ल्ट चाहिए बार बार, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। यहाँ तक बच्चों लोगों को तब भी समझ में आ जाता है। दिक्कत होता है इन दोनों को लेके कि कब मुझे समझ में आएगा रिटर्न टाइप ज़रूरत है, कब मुझे नहीं रिटर्न टाइप ज़रूरत है। तो अगर कोई बोल दे, एक काम कीजिए, प्रोग्राम लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन आप यही एक क्वेश्चन को कि 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल जो भी आया, तीनों को जोड़ के कितना होता है, बैंड बच गया। अब हम नहीं बना पाएंगे। तो जब आपको फंक्शन तो ठीक है, फंक्शन का डेटा को रीयूज़ भी करना है, तो बोला गया अगर मुझे सेम रिज़ल्ट ही चाहिए लेकिन मुझे उस रिज़ल्ट को रीयूज़ करना है, दोबारा पुनः यूज़ करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रीयूज़ करना है, तो हम लोग हमेशा रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अगर डिफरेंट रिज़ल्ट चाहिए और रीयूज़ करना है तो हम लोग इसका, मतलब चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन, चलिए मैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम का सम करके देखता हूँ जावा से। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगा, नोटपैड प्लस प्लस, सिंपल है, ज़रूरत नहीं है मुझे बस ज़रूरत है क्लास का नाम। हम जानबूझ के नाम ऐसा ही देते हैं जिससे समझ में आए, मतलब F11 कर दिया, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, मतलब कलरफुल कहाँ हुआ, अभी तो हम सेव नहीं किए हैं इसलिए, वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इसको लेके थोड़ा सा घसका दिए, कंट्रोल S। जो क्लास का नाम देंगे फाइल का भी नाम वही देंगे, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा सा डेस्कटॉप पे F11.java, क्लास का नाम और फाइल का नाम हमेशा सेम होगा। अब जो करना है यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम का अलग से फंक्शन लिख देते हैं। अब मान लीजिए मैं फंक्शन लिख देता हूँ वॉइड से, क्योंकि आप लोगों को तो आदत है ऐसे ही fun1, फंक्शन का नाम कुछ भी, नाम चेंज भी कर देते हैं, fact1। पैरामीटर चाहिए तो हाँ, ठीक है, थोड़ा ठीक है, int, चलिए फॉर लूप int x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 1 फैक्टोरियल का प्रोग्राम, x लेस देन इक्वल्स टू n टाइम्स x प्लस प्लस। तो जब n का वैल्यू 1 होगा तो
वन, सॉरी 5 होगा तो 1 से लेकर लूप 5 तक चलेगा, बशर्ते इंट m इज इक्वल्स टू 1। दुनिया में एकमात्र 1 ही ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई होता है तो डेटा चेंज नहीं होता। तो m इज इक्वल्स टू m इंटू x। तो कोडिंग कैसे काम करेगा, पहली बार m का वैल्यू 1, ये नहीं, ये तो असाइनमेंट है, ये टेस्ट, ये इंटू वाला है। तो पहली बार m का वैल्यू 1, x का वैल्यू भी 1, दूसरी बार सिर्फ x बढ़ेगा, m नहीं बढ़ेगा। तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक, जितना दूर तक, तो हम 5 न लिख के डॉट 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 इंटू n तक, जितना दूर तक रहेगा वो n तक चलेगा। तो जो भी होगा प्रिंट कर दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln रिजल्ट इज प्लस देखिए m का वैल्यू, जो भी रिजल्ट इज m का वैल्यू। ओके, हो गया। तो हाँ, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं कोड, मुझे तो कोड यहाँ से पहुँचाना होगा। आइदर इसको स्टैटिक बना दीजिए, तब डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, वरना आपको ऑब्जेक्ट बना के ही करना होगा। ठीक है, फैक्ट 1। तो पहले का तो आंसर मुझे पता है कि 120, दूसरे का नहीं पता है, तीसरे का पता है 6, बीच में जो भी आएगा आएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर लिया। ठीक है, जैसे बच्चे लोगों को लगता है कि सर इससे छोटा इजी रहता है स्टैटिक बना देना। ठीक है, ये समझेंगे क्यों ऑब्जेक्ट बना के सीखा जाता है, स्टैटिक क्यों नहीं। हर चीज़ को स्टैटिक बनाना मुश्किल है। ठीक है, और क्योंकि हम लोग सी से आगे बढ़ के आए हैं तो हम लोगों को स्टैटिक बनाने का आदत भी नहीं है, नॉर्मल फंक्शन ही बनाते हैं हमेशा, तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब कंपाइल कैसे करेंगे, CMD, खाली पाथ देख लीजिए, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, AICTE कोलकाता के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो CD स्पेस डेस्कटॉप, जावा सी स्पेस f11 डॉट जावा, जावा स्पेस f11, 120 5040 और 6। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों आ गया, बोला गया ये तो मैं ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन से कैटेगरी में पड़ता है, नो रिटर्न टाइप लेकिन विथ पैरामीटर, है ना, नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर, मतलब सेकेंड वाला केस। बोला कि टोटल को जोड़ के बताइए तो कितना होता है। आपके पास क्या क्या तरीका, या तो एक ग्लोबल वेरिएबल लीजिए, सब में जोड़ जोड़ के आंसर स्टोर कीजिए, और या फिर उसको रिटर्न टाइप बनाइए। प्रिंट करो मतलब नहीं है, प्रिंट करो साथ में रिटर्न भी कर दो, रिटर्न m का वैल्यू। m किस टाइप का है, इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप। जो हम जानते हैं कि कोई भी डेटा रिटर्न करता है तो उसको स्टोर भी करना आप ही का जिम्मेदारी है। तो इंट n1 में स्टोर कर दिए, n1 इज इक्वल्स टू n1 प्लस फैक्ट 7, n1 इज इक्वल्स टू n1 प्लस फैक्ट 7, ताकि n1 में स्टोर भी होते जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में बोला गया कि जो भी आंसर आया उसमें बस टोटल सम इज, टोटल सम इज s का वैल्यू, सॉरी n1 का वैल्यू। अब करिए तो, बोला अब करिए तो CLS कंपाइल, 120 5040 6 और टोटल मिला के 5166। ना इंटरेस्टिंग भी है। तो रिटर्न टाइप तो समझ में आ गया कि रिटर्न टाइप कब समझेंगे। बोला कि ठीक है सर, ये तो ठीक है। तो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो निकल गया, हम लोग हल्का फुल्का लूप भी देख लिया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सी में और जावा में। ये सब मुझे पढ़ने भी नहीं है, मुझे तो अभी जावा की तरफ भागना है। उसका जो फीचर्स लिस्ट बताए थे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वो सब तो शुरू नहीं हुआ अभी तक। अभी तक सिर्फ ऐसे सी की तरह ही दिखता हुआ जो दिख रहा है वो। ठीक है,
अब लगे कि अच्छा ये तो ठीक है, क्या फिबोनाची सीरीज़ के लिए मुझे पैरामीटर चाहिए, देखते हैं। बोला हाँ, एक यूज़र से इनपुट ले लीजिए, दूसरा भी यूज़र से इनपुट बोल दीजिए, और नंबर ऑफ टर्म्स भी यूज़र से इनपुट ले लीजिए। पहला इनपुट आप यूज़र से लीजिए, दूसरा इनपुट यूज़र से ले लीजिए, और लास्ट इनपुट यूज़र से ले लीजिए। हम लोग पढ़ते हुए ये भी नहीं आए हैं, हम लोग तो एक्चुअली में बुक में पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं हम लोग कि फर्स्ट 10 फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। मतलब जरूरी थे ना कि 1 ही ले, हम तो कुछ ऐसा नहीं ले सकते क्या? लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, ऐसे करके आपका जुड़ते जाएगा। मैं सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म लूँगा, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। बोला कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट 2 टर्म तो यूज़र से ही ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा, और उसको पूरा का पूरा सीरीज़ पता करना है, ठीक है। ओके, void fibo 1 first term, second term, last term, okay, first term, second term, last term, ठीक है। अब ये चीज़, ठीक है। अब आता है क्या कि हमको ये कहाँ से पास करना है, ये मुझे पास करना है यहाँ से। जब मेरा टोटल हो गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब, ठीक है, फिबो, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और नंबर ऑफ टर्म, वो आपको एज अ पैरामीटर पास करना है। लेकिन क्या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं? तो नहीं, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कॉल कर सकते हैं जब भी कॉल करना होगा। फिबो 1, गुड। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है? उसमें डबल ओ है। फिबो 1, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब बस लगे कि मुझे क्या करना है, आते ही सबसे पहले system.out.println, ln नहीं, प्रिंट, ओके, ए का वैल्यू प्लस बीच में कॉमा प्लस बी का वैल्यू और कुछ, तो बोले ना, ख़त्म। ए का वैल्यू कॉमा बी का वैल्यू, तो 1,1 प्रिंट हो जाएगा। वहाँ तक तो सिर्फ वैल्यू लिए हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग हो जाएगा। अब लूप फेंकेंगे, तो एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके x लेस देन n-2, क्योंकि 2 ऑलरेडी ले चुका हुआ है, ठीक है। तो टोटल तो 10 ही लेना है ना, तो 2 तो आप यूज़र से ही ले रहे हो, तब तो हमेशा 2, कॉमा, सेमी कॉलन, सॉरी, x प्लस प्लस, ठीक है। अब आते हैं क्या, चले ये किस, हाँ ये तो अलग से है, लगे system.out.print, वेट सॉरी, एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा, एंड c इज इक्वल्स टू a प्लस b, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के पहले प्रिंटिंग करा लेंगे, दोनों को जोड़ के पहले प्रिंटिंग कर लेंगे। लेकिन देखिएगा पहले कॉमा, क्योंकि b का वैल्यू के बाद कॉमा तो प्रिंट करना ही होगा, उसके बाद c का वैल्यू, लूप घूमेगा, फिर से कॉमा, फिर c का वैल्यू, बोला गया बस लास्ट बचा हुआ है। अब शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है मतलब b इज इक्वल्स टू a का डेटा, मतलब a का वैल्यू a इज इक्वल्स टू b का डेटा, मतलब कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि ये a है, ये b है, और ये मान लीजिए, मैं आपको बस समझाने के लिए, दोनों को जुड़ के c हुआ। अब नेक्स्ट टाइम ये a होना चाहिए, ये b होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट फिर से c कुछ अलग बने, फिर से ये a बनना चाहिए, ये b बनना चाहिए, तो नेक्स्ट, ठीक है। मतलब कोडिंग कैसे लिखेंगे, तो बोला गया ध्यान से, b का डेटा a में चला जाओ और c का डेटा b में आ जाओ, तो नेक्स्ट c ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये होता है शिफ्टिंग, ठीक है। तो b का डेटा a में चले जाओ और b इज इक्वल्स टू c, मतलब c का डेटा b में चले जाओ। लिखते ऐसे हैं, पढ़ते लेकिन ऐसे हैं, ठीक है। लिखते इधर से सीधा लिखते हैं, लेकिन असाइनमेंट उल्टा होता है हमेशा। और कुछ तो बोला ना, हो गया, एक बार करके देखते हैं। कंपाइल, रन, 1,1
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55। तो ये हुआ मेरा फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ये सब तो बकवास था, ये तो हम नहीं भी करते तब भी चलता, क्योंकि मुझे तो ये बीच में बताना नहीं था ना कि मुझे रिजल्ट कितना कितना आ रहा। मुझे बोला था टोटल सम, CLS, टोटल है ना, खाली मेरा मेन काम होना चाहिए कि टोटल सम कितना हुआ और कितना आएगा। ठीक है, ओके ना जी। इंटरेस्टिंग भी है कि फंक्शन अगर हमको ये पता रहेगा कि मुझे कब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है तो मैं आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्लस जावा है भाई, जावा में आपको उप्स का कंसेप्ट भी होगा। अभी तो फ़िलहाल शुरू किए हैं, ठीक है, लगे और कुछ तो बोला ना, यहाँ तक हुआ एक पार्ट। हाँ ठीक है, दूसरा शुरू हो रहा है। मतलब आज का टॉपिक, आज पहली बार हम लोग जावा, सच में जावा में घुस रहे हैं। टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्टर। पहली बार हम जावा का टॉपिक में घुस रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम सिर्फ सिंटेक्स सीखे हैं। मतलब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर सुनिएगा, नाम से क्या पता चल रहा है? बनाने वाला। डिस्ट्रक्टर तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मतलब डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन, ऑल्सो ऑफ फंक्शन, ये भी एक तरह से फंक्शन ही है। ठीक है, हैविंग सेम नेम ऑफ क्लास नेम, जो भी क्लास का नाम होगा वही फंक्शन का भी नाम होगा। ठीक है, तो बोला क्या बेनिफिट क्या क्या है? तो बेनिफिट, पहला बेनिफिट है, ठीक है, ऑटो कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो नॉर्मल फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ये कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, कैसे? हैविंग नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप बोला गया कि मतलब क्या कहना चाहता है वो। ठीक है, अब आते हैं क्या? क्लास का नाम बोला गया, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम ही होगा। ठीक है, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम ही होगा। बोला गया कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, कैसे पहचान में आया? इसके पास रिटर्न टाइप नहीं है। क्लास का नाम, ये दो तरीके से है, अगर इसके पास रिटर्न वॉइड कर दिए तो ये नॉर्मल फंक्शन समझ लेगा। ठीक है, क्लास का नाम अगर फंक्शन का नाम सेम ही है और रिटर्न टाइप नहीं है तो ये मेरा क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, बोला गया नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का झमेला उतना नहीं है। ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का झमेला नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, क्या कोड वहाँ पे जाएगा भी कंस्ट्रक्टर के पास या इसके पास? बोला नहीं, आएगा तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के पास ही, स्ट्रिंग args। ठीक है, कोड तो हमेशा यहीं पे आएगा सेकंड टाइम। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यहीं पे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका। नहीं, बेनिफिट क्या है कि ऑटो कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और उसके बाद फंक्शन 1। ठीक है, तो बोला कि आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? ओके, आउटपुट होगा मेरा सबसे पहले का, पहले हाय और देन हेलो। बोला ऐसा क्यों सर? सबसे पहले यहाँ इसके कारण वो कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले वो आएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरा ऐसे करके कोडिंग चलेगा। तो मतलब स्टेप नंबर 1 मेरा मेन फंक्शन, स्टेप नंबर 2 कंस्ट्रक्टर, स्टेप नंबर 3, तो पहले 2 ये हुआ, 3 कौन सा होगा? 3 ये हुआ, 4 ये नहीं हुआ, 4 मेरा फिर से कॉल करने वाला 4 हुआ, और 5 ऊपर फिर से जाके वापस घूम के आ गया। तो आउटपुट कैसे आया? पहले हाय देन हेलो। ठीक है, तो ये हुआ मेरा कोड। अब आते हैं आगे। ओके, अब आते हैं आगे। ओके,
क्लास का, अब सुनिएगा ध्यान से, बोलेगा कि ये तो ठीक है, ये तो समझ में आया कि ऑटो कॉल, ठीक है। एक मिनट, तो जब हम पढ़ाए थे क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू दे के क्लास का नाम, एक्चुअली ये क्लास का नाम नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू दे के कंस्ट्रक्टर का नाम, दोनों सेम होने के कारण आदमी को कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर चुके हैं, ठीक है। बोला कि कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं वैसे? कंस्ट्रक्शन को हम कॉल करना चाहें 2-3 लाइन के बाद तो भी कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के। कॉल कर सकते हैं। और अगर सर मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएबल जो मेन के बाहर लिखा हुआ है तो उसको भी कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, हाँ, है ना? तो यही हम लाइन लिखेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। दिखा रहे क्या क्या आप कैसे कैसे उससे फ़ायदा होगा आपको दिखा रहा है कि मान लीजिए सर, अगर सिर्फ कंस्ट्रक्टर एक वेरिएबल है यहाँ पे 5, ठीक है, बोला कि 5 y=7, कुछ भी हो, दो को, ठीक है। आपको कुछ अलग से फंक्शन, अब टेंशन नहीं है, बस खाली एक प्रॉब्लम है, री यूज़ नहीं कर सकते, रिटर्न टाइप बोल के कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यही अंतर है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे हम ऑब्जेक्ट, तो कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर को कॉल, मेरे पास तरीका है, एक क्लास दे के, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, एक तरीका। क्या हम एक ही ऑब्जेक्ट से 2 बार कॉल कर सकते हैं? तो बोला हाँ। क्या अलग ऑब्जेक्ट भी बना के कर सकते हैं? बोला वो भी हाँ। क्या बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं? बोला वो भी हाँ। क्या ऐसे कॉल कर सकते हैं? बोला ना। बात बाकी सब सही है। ये छोड़ के न्यू कीवर्ड से आप कॉल कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इससे यहाँ पे पहुँच गए ना, आपको एक्स को एक्सेस इसमें करेंगे ही क्यों? ये भी तो मेरा क्लास का ही सदस्य है, हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। बात तो एक ही है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बनाने का भी झंझट नहीं हुआ। तो आपका देखिए बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी काम हो गया। आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर को इस तरह से कॉल कीजिए, काम तो हो गया मेरा। वो सब जो ज़रूरत पड़ता है कि मुझे एक्स वाई जेड को कुछ को यूज़ करना, तो आप बेस्ट तरीका है कंस्ट्रक्टर में करने का। वैसे इसमें ये भी है ना, मान लीजिए अगर हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं बट उस कंस्ट्रक्शन को कॉल नहीं करना चाहते हैं, अच्छा, तब तो आपको ऑब्जेक्ट बना के ही, जब जब ज़रूरत पड़ेगा तब ऑब्जेक्ट बना के, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हो विदाउट कंस्ट्रक्टर को कॉल किए तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फंक्शन नहीं बना सकते। नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। आपको तो कैसे ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने के लिए मैं बता रहा हूँ एक चीज़, अभी आगे आपका क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन आंसर दे दूंगा जब मेरा पढ़ाना ख़त्म होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा आएगा क्या, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहले एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं? बोला कि 3 टाइप के। एक है नॉन पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड, दूसरा है पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड, और तीसरा है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बोला कि नॉन पैरामीटराइज जब पैरामीटर नहीं पास करते हैं तब। तो कब पैरामीटर नहीं पास करते हैं? जब मेरा सेम ही रिजल्ट बार बार चाहिए होता है तब। अभी तो जस्ट समझ गए हैं, फंक्शन की तरह ही है। पैरामीटराइज जब डिफरेंट रिजल्ट, यहाँ पे रीयूज का कोई बात ही नहीं है, री रिजल्ट। बोला ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुतों को समझ में ही नहीं आता क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लाइक क्या हम कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे थे? ऑब्जेक्ट तो बना ही रहे थे ना। हम मान लीजिए कंस्ट्रक्टर जब तक नहीं पढ़े थे तब भी तो ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तब भी तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे, है ना। सी में क्या ऐसा पॉसिबल है? सी में एक फंक्शन को बिना बनाए, एक बिना फंक्शन को बनाए चाहे कुछ भी नाम हो, क्या हम कॉल कर सकते हैं? तो नहीं कॉल कर सकते हैं। तो उसको आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा सी में, और उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा सी में। तो ये जब पॉसिबल नहीं है तो जावा में कैसे पॉसिबल है? तो यही है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लगे मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अब डेफिनेशन लिखवा रहे हैं तो इसके बारे में पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है। ओके, व्हेन वी डिक्लेयर
when we declare a constructor, sorry, when we create an object, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विदाउट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर, बिना कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया अगर मैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, तो इट ऑटो जनरेट a constructor, automatic constructor having no code in runtime. ठीक, इन रन टाइम बोला गया कि चलो ये तो समझ में आ गया। बोला गया कि कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास के अंदर अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ, चाहे ऑब्जेक्ट बना के चाहे जैसे भी कॉल कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, अगर मैं न्यू दे के कॉल करता हूँ तो कैसे काम करेगा? जैसे कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके, जैसे मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा वो तुरंत कंस्ट्रक्टर को खोजेगा, बट नहीं है तो वो क्या करेगा, एक बस ये इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे भी डिक्लेयर, हैविंग नो कोड, ऑटो जनरेट अ कंस्ट्रक्टर इन रन टाइम, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, वो फिर वैनिश भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एरर थ्रो नहीं मारेगा। लगा ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर मुझे एक कॉल करना है कंस्ट्रक्टर बट वेरिएबल को यूज़ करना है बाहर वाले को, तो या तो आपके पास ऑप्शन है एक स्टैटिक बना दीजिए उन लोगों को, एक तरीका तो है ही, प्लस दूसरा क्वेश्चन आपको सिखाएगा सारा चीज़। कैन वी राइट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन सेम क्लास? मतलब आंसर है यस, ठीक है, आपका आंसर मिल रहा है धीरे धीरे कि यस। बोला गया इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बोला गया कि यस का अब तो ये मैं बाद में लिख रहा हूँ, ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इससे पहले कुछ जो कंडीशन है वो लिख दे रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ, बट क्या कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट, टाइप डिफरेंट एंड सीक्वेंस डिफरेंट। बोला गया इसका मतलब सीक्वेंस डिफरेंट। अब इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या चीज़, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब चलिए बोला गया कि ठीक है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ क्या मतलब कहना चाहता है। आप एक चीज़ समझना, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ इतने वर्ड को। मान लीजिए ये भी ट्रायंगल का प्रोग्राम है, ये भी ट्रायंगल का प्रोग्राम है, ये भी ट्रायंगल का प्रोग्राम है, तीनों का शेप, साइज, एंगल कुछ तो डिफरेंट है, तो कंप्यूटर इसको डिफरेंट समझेगा। ठीक है, हम लोग जिस दिन पॉलीमॉर्फिज्म का हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़े थे, यही था पॉलीमॉर्फिज्म का, लेकिन अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म में घुसे नहीं हैं, अभी तक कंस्ट्रक्टर तक पहुँचे हैं। बोला कि कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि क्लास ए में आप जितना मर्जी उतना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एक जैसा नहीं, लेकिन या तो एक के पास नो पैरामीटर, एक के पास एटलीस्ट एक पैरामीटर।
कंप्यूटर इसको डिफरेंस समझ लेगा। इसके पास दो पैरामीटर, किसी के पास एक ही पैरामीटर लेकिन कैरेक्टर टाइप पैरामीटर, तब भी चलेगा। टाइप या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट, या तो टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट, या तो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर डिफरेंट। बोला इसका मतलब इंटीजर n, कैरेक्टर m, कैरेक्टर n, इंटीजर m, तो भी ये क्योंकि चेंज हो गया ना कंप्यूटर, तो इसको अंतर समझ ही लेगा। ठीक है, ये जावा में कभी भी पॉसिबल, ये सॉरी सी में कभी भी पॉसिबल नहीं है, लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसमें कोई कोड ही मत लिखिए, आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई कोड ही मत लिखिए। तो सुनिए, आप क्या कीजिए, इसमें कोड ही मत कीजिए, बस काम खत्म ना। आप इसी के द्वारा आप सारे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। आप कोड सब इसमें कीजिए, तो कम तो हो ही जाएगा। इस कंस्ट्रक्टर के द्वारा आप सारे ग्लोबल वेरिएबल को, लेकिन कोड नहीं रहेगा, लेकिन काम तो वहाँ से होके ही जाएगा। ठीक है, जितने भी वेरिएबल को आपको एक्सेस करना है इस कंस्ट्रक्टर के द्वारा, और अगर आप पैरामीटर भेजोगे तो ये सब काम करेगा। तो चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, एक इसमें कोई कोड नहीं, वो सिर्फ ऊपर के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। आप कोड लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट ज़रूरत है, ज़रूरत तो है ही। हाँ, डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कोड करें तब ज़रूरत नहीं है, न्यू कीवर्ड से काम कर जाएगा। system.out.print हाई, जब भी मैं एक पैरामीटर पास कराऊंगा तो हाई प्रिंट होगा, जब मैं दो पैरामीटर पास कराऊंगा तो हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, system.out.print वेल प्रिंट करेंगे, system.out.print हम प्रिंट करेंगे, system.out.print कुछ भी प्रिंट करेंगे, डैश 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 जो भी हो। अब आते हैं क्या, इसकी बारी। जैसे मैं ऑब्जेक्ट भी बना के कर सकता हूँ, विदाउट ऑब्जेक्ट भी। हम तो न्यू कीवर्ड से भी पैरामीटर पास करा सकते हैं। एक पैरामीटर सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, 5,W, तो पहले इंटीजर, दूसरा कैरेक्टर, न्यू A,7, फिर से वही कॉल होगा जो पहले वाले में कॉल हुआ था वही, क्योंकि मैं सेम कंस्ट्रक्टर को मैं बार बार भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब कि बाद बाकी हम यूज़ ही नहीं किए। ठीक है, तो बस न्यू, क्या ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है? तो नहीं, इसमें क्या लेना देना। कोड तो मेरा पहली बार वो सीधा एक्स और वाई का वैल्यू, दूसरी बार हाई, तीसरी बार जो प्रिंट होगा। तो ये था कि आपका कैन वी राइट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन सेम प्रोग्राम, तो बोला यस। ठीक है, ये मेरा यस का आंसर मिल गया आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को मेन के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को मेन के ऊपर नीचे लिख सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, ऊपर लिखने से जल्दी समझ में आता है। मेरा एकदम सिंपल हमको समझ में आता है कि मेन फंक्शन सबसे नीचे रखें। ठीक है, मेन फंक्शन को हम सबसे नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जितने भी हैं। अब बोला कि एप्लीकेशन क्या है, इसका पढ़ के हमको क्या मिला, तो बोला कि एप्लीकेशन क्या क्या है, बस यही लास्ट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहला जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और एक है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, ये दो चीज़ हैं जो मेरा सारा का सारा काम कर देगा। ठीक है, कैसे याद रखते हैं, ये होता है विद इन सेम क्लास, विद इन चाइल्ड क्लास था, लेकिन इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये चाइल्ड क्लास में होता है, पहले चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं सब कुछ। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट का हम लोग का टॉपिक क्या क्या है, एक बार हम खाली नेक्स्ट का टॉपिक लिख दे रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। अब मेरा टॉपिक घुसेगा कि इसमें जो कमी रहेगा वो ये सॉल्व करेगा, उसमें जो कभी रह इनहेरिटेंस। अब मेरा एक एक करके, लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं।